स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम अपने चैप्टर जुडिशरी के, जिसमें हम कोर्ट्स को समझ रहे थे, किस प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, कितने लेवल के कोर्ट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कोर्ट्स की, अगर कोर्ट्स नहीं होंगे तो लोगों को किस किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, कोर्ट्स के मेन फंक्शंस क्या हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एसेट्रा। तो आज हम सेकेंड पार्ट पे पहुंच गए हैं अपने चैप्टर के, दैट इज़ जुडिशरी के दूसरे भाग पर पहुंच गए हैं। इमेज, बैकग्राउंड इमेज में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक तस्वीर है। आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी को जानने से पहले एक इमेजिनरी सिचुएशन दी हुई है आपकी बुक में, या हम भी कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. आप ये अपने मन में इमेजिन करें, या आप एक इमेजिनेटिव सिचुएशन को समझें जिसमें आप रियल सिचुएशन में हैं, जिसमें आपको ये लग रहा है कि या ऐसी परिस्थिति है कि आपकी घर की ज़मीन जो है उसको किसी पावरफुल पॉलिटिशियन ने उस पर कब्जा कर दिया है, उस पर इंक्रोचमेंट कर दिया है। और क्या हो रहा है वहाँ पे? द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट और रिमूव अ जज, और उस पॉलिटिशियन के पास किसी जज को अपॉइंट करने या हटाने की शक्ति भी है, ट्रांसफर करने की शक्ति भी है। ठीक है। और क्या हो रहा है? तो ऑफन वी सी एग्जांपल्स ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें रिच और पावरफुल पॉलिटिशियन है जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, कर चुका है, और आप इमेजिन करें कि उसके पास सारी शक्तियां हैं जजेस को हटाने की, लगाने की, उनको ऑर्डर्स देने की। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे? आई डोंट थिंक ले पाएंगे। बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए एक स्वतंत्र निर्णय लेना, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, जब ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के, किसी पॉलिटिशियन के या गवर्नमेंट के हाथ में होंगी तो वो अनबायस्ड डिसीजन नहीं ले पाएगी। उसको डर होगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही, पर ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाएं और एक बायस्ड फैसला दे, यानी कि हमेशा पावरफुल और रिच की ही चले हमारे सिस्टम में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो ऐसे एग्जाम्पल हम अक्सर देखते भी हैं अपने आसपास, या मूवीज़ में या सीरियल्स में, जिसमें रिच और पावरफुल अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं सिस्टम को। पर ऐसा कभी कभी एक्सेप्शनली होता है। तो इस सब सिस्टम को जब हमें और स्ट्रॉन्ग करना है और फुल प्रूफ बनाना है और न्याय मिल सके इस व्यवस्था के लिए, क्या ज़रूरी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो बिना किसी के प्रभाव के, किसी नेता के, किसी सरकार के या किसी भी और पावरफुल व्यक्ति के प्रभाव के बिना निर्णय ले सके। तो इंडिपेंडेंट कैसे होगी अब जुडिशरी? उसमें कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स किया हुआ, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे की जो पावर्स हैं उस पर कंट्रोल रखते हैं। इस कंट्रोल और बैलेंस के सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम भी कहते हैं। किन तीनों ऑर्गन्स के बीच में चेक्स एंड बैलेंस? लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून का पालन कराते हैं, और जुडिशरी जो विवादों को सुलझाते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं। इन तीनों ही जो पिलर्स हैं एक डेमोक्रेटिक सरकार के या डेमोक्रेसी के, उनमें आपस में उनको शक्तियां बांटी हुई हैं और वो एक दूसरे की पावर्स कहीं ज़्यादा ना हो जाए या मिसयूज ना हो, उसके ऊपर एक चेक और बैलेंस रखते हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी भी बाकी दोनों जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उस पर एक कंट्रोल या चेक या बैलेंस रखती है। द अदर टू ऑर्गन्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी के काम में बाकी दोनों ऑर्गन्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी भारत में इंडिपेंडेंटली काम करती है। एक तो आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया, दूसरा हमने क्लियरली ये बता दिया कि बाकी दोनों ऑर्गन्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। जो हमारे कोर्ट हैं वो सरकार के अंडर पे नहीं है, सरकार के दिशा निर्देशों पर नहीं चलते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हमें पूर्व में देखने मिलते हैं जिसमें कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसले दिए हों और सरकार को निर्देश जारी किए हों कंपनसेशन देने के, या फिर कार्य
ठीक से करने के, एफिशिएंटली कार्य करने के और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड विद वेरी लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक हमने बात की सेपरेशन ऑफ पावर्स की, इंडिपेंडेंट वर्किंग की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो जजेस जिनको फैसला देना है किसी केस में या किसी मुद्दे पर, किसी विवाद को सुलझाना है, वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और सरकार का हाथ बहुत ही कम होता है उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल में, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उसके बाद वंस अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। एक बार अपॉइंट करने के बाद बहुत ही मुश्किल है किसी जज को हटाना। उसके लिए हटाने का एक प्रोसीजर पर वो पार्लियामेंट के थ्रू होकर जाता है। एक ऐसा मोशन जिसमें आप जज को हटाएं, उसको इम्पीचमेंट मोशन या महाअभियोग प्रस्ताव कहते हैं। और अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पर ऐसा कोई आरोप लगा है, ऐसा कोई एक्यूजिशन हुआ है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे उसके ऊपर पहले बहस होगी, उसके बाद वो मोशन आएगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस की उस प्रस्ताव को पारित करते हैं, तभी उस जज को हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही मुश्किल है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को एक बार अपॉइंट कर दिया तो उसके पद से हटाना। इससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के प्रेशर के बिना काम कर सके। इट इज़ द पावर्स विच अलाउ कोर्ट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड न्यूट्रल रोल। यही शक्ति कोर्ट को, ये जो हमने अभी शक्तियाँ डिस्कस की, ये कोर्ट को पावरफुल बनाती हैं कि वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, और जो रिच एंड पावरफुल के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसको बचाया जा सके, आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। देयरफॉर कोर्ट्स आर एबल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो इन्हीं सभी शक्तियों के चलते और सेपरेशन ऑफ पावर्स के चलते जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं और फंडामेंटल राइट्स को सेव करते हैं, सेफगार्ड करते हैं हमारे देश के नागरिकों के। उसके बाद बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लॉ की। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर ब्रॉडली आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, उसके लिए ब्रांचेस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो पहली जो ब्रांच है वो है सिविल लॉ, या एक जो ब्रांच है वो सिविल लॉ, दूसरी है क्रिमिनल लॉ। सो अब एक एक करके जानते हैं कि क्या एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में। सबसे पहले जानते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होता है या फिर किस प्रकार के केस इसमें आते हैं। डील्स विद ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, मर्डर, हैरेसिंग अ वुमेन एसेट्रा। तो ऐसा कोई भी काम, कोई भी ऑफेंस जो आप किसी और को हार्म करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं क्राइम। वो आता है किसमें, क्रिमिनल लॉ में। एग्जाम्पल है जैसे चोरी करना, किसी का मर्डर करना, किसी को परेशान करना, छेड़छाड़ करना, एसेट्रा। सो इट बिगेन्स विद लॉजिंग ऑफ FIR एंड देन अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। इसमें सबसे पहले क्या होती है, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होती है और उसके बाद कोर्ट में उस केस को लेके जाया जाता है। इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी फाइंड और सेंट टू जेल। अगर गिल्टी प्रूव होता है यानी कि उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको फाइन लगाया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें समझ लेते हैं। एक्यूज्ड यानी कि आरोपी वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया है, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कि वो गिल्टी भी हो सकता है और इनोसेंट भी हो सकता है। उसके बाद जब केस पूरा होगा तो उसमें 2 में से एक चीज़ होगी, एक तो गिल्टी प्रूव होगा, या तो वो दोषी होगा या फिर इनोसेंट होगा। वो एक्विट हो जाएगा यानी कि उसको बरी कर दिया जाएगा अगर दोष प्रूव नहीं हुआ। और अगर प्रूफ हो गया तो क्या प्रूव होगा, वो कल्प्रिट, उसको फिर सजा या फाइन मिलेगा। दूसरा प्रकार का जो लॉ है या दूसरी ब्रांच जो है वो है सिविल लॉ। सिविल लॉ ज़्यादातर संबंधित है हमारे फैमिली मैटर्स, हमारे ज़मीन के विवाद, हमारे जो आपसी झगड़े हैं, घर के, बाहर के नहीं कह रहा हूँ मैं, उनसे संबंधित है। कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे इसमें, फैमिली, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एसेट्रा। ठीक है, तो इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये कोई फिजिकल या मेंटल टॉर्चर के अलावा जो हार्म होता है, यानी कि किसी के राइट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही है, किसी को ज़बरदस्ती डाइवोर्स दिया जा रहा है, या किसी को किसी लैंडलॉर्ड के द्वारा जो टेनेंट है या किराएदार है उसको परेशान किया जा रहा है, या उसका उल्टा। इस प्रकार के परिस्थितियों में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, सिविल लॉ।
सो अ पिटिशन टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट, इसमें क्या होता है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है, कोर्ट के सामने जाया जाता है और कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन, जिसको पिटिशन भी कहते हैं, पिटिशन इज एन एप्लीकेशन, उसको फाइल किया जाता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट डायरेक्शंस देता है। द कोर्ट गिव स्पेसिफिक रिलीफ लाइक इन केस ऑफ टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, उसमें वो ये भी बोल सकता है कि टेनेंट को घर खाली करना है और इतना किराया पे करना है, या फिर वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रह सकता है, या जो भी सिचुएशन हो किसी भी सिविल केस में, उस प्रकार से उस केस को देखते हुए कोर्ट उसमें रिलीफ देता है। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो सिचुएशंस दी हुई हैं, उन सिचुएशन को देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हैरास्ड बाय ग्रुप ऑफ बॉयज व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को परेशान किया जा रहा है ग्रुप ऑफ बॉयज के द्वारा जब वो स्कूल जा रही हैं। ठीक है, ये हो गई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, अ टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, टेनेंट जिसको बाहर निकाला जा रहा है वो एक केस कर देता है लैंडलॉर्ड के खिलाफ। तो दो सिचुएशन हमने देख ली। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ वायोलेशन देख लिया। पहले में क्या हो रहा है, लड़कियों को परेशान कर रहे हैं बॉयज। दूसरे में क्या हो रहा है, टेनेंट को बाहर निकाला है लैंडलॉर्ड, तो टेनेंट यानी कि किराएदार जो है उसने एक केस कर दिया है। अब ब्रांच ऑफ लॉ कौन सी होगी इन दोनों में ही, फर्स्ट वाले में कौन सी होगी, बट ऑब्वियस क्रिमिनल, सेकंड वाले में कौन सी होगी, सिविल। उसके बाद प्रोसीजर टू बी फॉलोड, पहले वाले में क्या प्रोसीजर होगा, पहले एफआईआर होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, फिर केस चलेगा। इसमें क्या होगा प्रोसीजर, टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाले में पहले रेलिवेंट कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जाएगी, उसके बाद कोर्ट उसमें स्पेसिफिक रिलीफ देगा उस परिस्थिति को देखते हुए। तो अब कुछ नई टर्म्स जानी हमने, जैसे कि पिटिशन। अ पिटिशन इज एन एप्लीकेशन, एक अर्जी को पिटिशन कहते हैं। उसके बाद एक्विटेड यानी कि दोष मुक्त हो गया है, पहले एक्यूज होता है फिर एक्विटेड या कल्प्रिट हो जाता है, यानी कि एक्विटेड इज समबडी हु इज नॉट फाउंड गिल्टी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज PIL, हालांकि इस चैप्टर में इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, आने वाले चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन है, पर हम फिर भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका हिंदी में। तो ये जनहित याचिका क्या होती है, एक ऐसा मुद्दा जिससे बहुत सारे लोग किसी एरिया के, और स्पेशली वो लोग जो अपने लिए इंडिविजुअली केस नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए डाली गई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बस्ती है जहाँ पर बहुत सारा पानी भर रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उससे डेंगू हो रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, बहुत सारी और समस्याएं हो रही हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, सैनिटेशन की समस्या हो रही है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वो लोग भी वहाँ पर रहने वाले इतने गरीब हैं कि अपने लिए इंडिविजुअल केस या एक केस लड़ने का उनके पास ना समय है ना पैसा है। ऐसी और भी स्थिति हो सकती है, कई लोग भूख से मर रहे हैं कहीं पर, तो उनके इन सभी परिस्थितियों के लिए जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे हों, स्पेशली पुअर पीपल, उसके लिए अक्सर लोग PIL डाल सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में उस केस को डाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है उस परिस्थिति को संभालने के लिए और करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए। So this is known as a public interest litigation. Now we have moved to the last aspect or last part of our today's learning, that is assignment. Question number first, differentiate between the two branches of law. जो दो branches of law हैं, civil law और criminal law, उनके बीच में differentiate कीजिए। Question number 2, what is a PIL, public interest litigation क्या होती है, उसकी full form और वो क्या होती है वो। Question number 3, how can you say that Indian judiciary is independent and takes unbiased decisions? Give argument in support of your answer. आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन जुडिशरी अनबाइज्ड है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है, इसके कुछ उदाहरण दें। तो उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको उदाहरण मिल जाएंगे, अदरवाइज भी आप अपने बड़ों से या किसी से पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है बाद में कि इसके उदाहरण क्या हैं, उससे पहले आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो ये है इसमें इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड जो जुडिशरी है, वो आप कैसे कह सकते हैं हमारे देश में अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट देना है, एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लर्निंग. I hope you understood it well. If you still have doubt, you can always ask. Thank you and have a nice day.